हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सीमा साकी जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय सीमा साकी जी, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें उनका। हाँ जी, डॉक्टर साहब के बारे में तब तक मंच जो खाली है ना, 2 शब्द कहते रहो। हाँ। साथियों, अभी कुछ ही देर में हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय सीमा साकी जी आपके सामने अपना विचार प्रस्तुत करेंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप उनका। नमो बुद्धाय। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं इस कार्यक्रम में थोड़ा सा लेट हुई, इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अखिल भारतीय शांति महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम बाल बालिका प्रतिभा शिक्षक सम्मान समारोह में मेरे जीवन को जो विशिष्टता प्रदान करते हैं, जिनका मेरे जीवन में विशेष महत्व है, ऐसे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री रघुराज सिंह साकी जी, पूर्व सांसद, विधायक। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय समाज सिंह साकी जी, मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रेम सिंह साकी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय देवपाल सिंह साकी जी और आदरणीय श्री शिवराज सिंह साकी जी। मैं आपको बताऊं, आप हमारे बड़े भैया श्री रामकरण साकी जी, जो एटा में सर्विस की है और उनके परम मित्र हैं, और साथ में ही भाई साहब श्री शेर सिंह साकी जी, और यहाँ पर एटा से और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप सभी का पहला परिचय तो यही है कि आप हमारी नजर में वही महत्व रखते हैं जो हमारे बड़े भैया। अभी इस कार्यक्रम में कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं, इसलिए नहीं आ पाए, नहीं तो वो भी हमारे साथ आते। तो आपका पहला परिचय यही है कि आप हमारे पारिवारिक बड़े भाई की तरह हैं और आप उसी प्रकार रहेंगे। इसी कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय प्रताप सिंह साकी जी, इस कार्यक्रम में केदार सिंह साकी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विनोद सिंह साकी जी, उपाध्यक्ष श्री देवेश सिंह साकी जी, महासचिव श्री राजेश बाबू साकी जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार साकी जी, श्री रघुवीर सिंह साकी जी, और एटा बड़े भाई साहब के परम मित्र शेर सिंह साकी जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ हमारे इटावा से भी कुछ लोग पधारे हुए हैं, दिल्ली से भी पधारे हुए हैं, और मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मेरी सम्मानित माताएं बहनें, मेरी आदरणीय दीदी जो भाई साहब की धर्मपत्नी है, अर्धांगिनी है, हमेशा उनका सुख दुख में बढ़कर के भाग देती है, जिनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ। ऐसी मेरी प्रतिमा थी। और यहाँ पर शिक्षक लोग भी हैं, शिक्षक भी है ना? हाँ, शिक्षक 30 लोग। यहाँ पर मेरे सभी शिक्षक भाई, क्योंकि मैं आप सभी का महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ, मैं भी आपकी तरह एक शिक्षक हूँ। हमारे देश का उज्जवल जिनके लिए ये सब कार्यक्रम किया गया है, होनहार हमारे बच्चे, होनहार हमारी बालिकाएं। क्योंकि अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कि अब बालिका शब्द पहले आना, तो शब्द चाहे बाद में आए, लेकिन स्टार्टिंग तो हमारी बालिका से ही होती है, क्योंकि हमारी माँ भी भारत माता है, तो हम माता से पहले ही होती है। तो मेरी सभी उन बालिकाओं को बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं। ये
किया गया है शिक्षा के लिए। अगर हम शिक्षित हैं तो हम समाज में अपना सिर सम्मान से ऊंचा करके जी सकते हैं। शिक्षा हमारे लिए उसी प्रकार आवश्यक है जैसे हमारे जीवन में हमारे लिए श्वास लेना आवश्यक है। हमें शिक्षा को उसी नजरिए से देखना चाहिए, जैसे हम श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही हमारा एक ध्येय रहना चाहिए कि हम शिक्षा के बिना भी अपना जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि हमने देखा है, जैसे अभी बताया, कि हमारा समाज शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब पहले उतना नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं अकेली ही साथी हूँ, और मैंने अपने टाइटल में डॉक्टर सीमा साथी इसीलिए लगाया कि सबको पता चल जाए कि मैं साथी हूँ। क्योंकि ये ज्ञान का ऐसा दीपक है शिक्षा, इसे जब हम जलाते हैं तो इससे हमारा व्यक्तित्व तो प्रभावित होता ही है, हम तो प्रकाशमान होते ही हैं। उसके साथ ही हमारा परिवार, हमारा समाज, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं उस जगह को प्रकाशित करते हुए चल जाते हैं। तो हमारे जीवन में इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं भरो। आप जहाँ भी रहेंगे उस जगह को प्रकाशमान करेंगे, उस जगह को आप और अच्छा वातावरण बनाएंगे। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं यहाँ पर शिक्षा के बारे में सभी ने बोला, लेकिन मैं साथ में ये बोलना चाहती हूँ कि शिक्षा के साथ साथ अब संस्कार बहुत जरूरी है। आज हमारे समाज में शिक्षा के साथ साथ संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। जो माँ बाप हमारे बड़े अपना कितने भी रात, कितने भी दिन, कितना अपना पैसा, अपना समय, सब कुछ हम पर दाव पर लगा देते हैं, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तब उन्हीं को दरकिनार कर देते हैं, हम उनकी इज्जत करना भूल जाते हैं। तो मैं आपकी पीढ़ी से यही कहूंगी कि आप चाहे कहाँ भी पहुंच जाएं, लेकिन अपने संस्कार न भूलें, अपने गुरुजनों को न भूलें, अपने माता पिता को न भूलें। जब उनको आपके सहारे की आवश्यकता होती है तब आप उनको किनारे कर देते हैं, उनका हमेशा सम्मान करें। क्योंकि मेरे जीवन में मैं आपको बताऊं कि मेरी पढ़ाई जितनी शादी से पहले हुई उससे ज्यादा शादी के बाद हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पति मिले। आप सभी लोग जानते हैं श्री रघुराज सिंह साथी जी, जो 18 से 2 बार सांसद बने, विधायक बने, और ये उन्हीं की देन है। सभी कहते हैं कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे पीछे मेरे पति का हाथ है। और मेरे बड़े भैया परम माता की श्री रामकरण सिंह साकी जी का हाथ है। मेरे फादर इन लॉ आप सभी जानते हैं, धनी राम साकी जी, उन्होंने बेटियों के लिए ही गांव में कॉलेज खुलवाया। आप सभी लोग जानते हैं हमारा कॉलेज है, क्योंकि पापा का सपना था कि बेटे तो बाहर जाके पढ़ लेते हैं लेकिन बेटियां नहीं पढ़ पाती हैं। तो पापा ने कहा, हम लोगों ने उस टाइम पे कहा कि नहीं हम तो शहर में खोलेंगे विद्यालय। पापा ने कहा नहीं, हम गांव में पैदा हुए हैं तो हम गांव को कुछ विरासत में देके जाएंगे। गांव के बच्चे बाहर नहीं जा पाते तो आप नहीं तो विद्यालय खोलिए। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे ससुर की बहू हूँ, ऐसे पति की पत्नी हूँ, और ऐसे बड़े भाई का मुझे सानिध्य मिला। उनके मार्गदर्शन में मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बड़े भैया का सपना था कि मैं पीसीएस या आईएएस की तैयारी करूँ, और मैंने वो की भी। प्रगत मैदान में सबसे पहले आई थी इग्नू के नोट्स खरीदने। आज जैसे मैंने प्रगत मैदान देखा, आई तो मैं कई बार हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ पे शिक्षा से संबंधित ही आई थी जब मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी। लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से फिर वो पढ़ाई मेरी बीच में छूट गई, और मैंने पढ़ने का मुझे बहुत शौक रहा शुरू से, और आपने कभी भी मेरा हौसला नहीं गिरने दिया। हालांकि कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी, आप एमपी थे, घर भी संपन्न, लेकिन मुझे पढ़ाई का कीड़ा काटता रहता था कि कुछ ना कुछ मुझे करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने प्रिपेयर लैंग्वेज में पीजी किया है, 3 भाषाओं में, हिंदी, संस्कृत में। उसके बाद बीएड किया, फिर मेरी सर्विस लगी पीजीटी में।
को क्लैरिफाई करके मुझे जॉब मिली। तो जब मैं जॉब पर गई तो मेरे पापा का कहना था, फादर इन लॉ का, कि तुम टीचर तो बन गई हो, तो टीचर बन के जाना, किसी सांसद की पत्नी बन के न जाना। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो पढ़ाओ, उन बच्चों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। ये मत कहना गुरु में आके कि मैं तो किसी सांसद की पत्नी हूँ। और मैं आप सभी को आज बताना चाहती हूँ कि लेक्चर होने के नाते अगर मुझे 4 पीरियड पढ़ाने को मिलते तो मैं 8 पढ़ाती हूँ। मैं कभी कॉलेज में अपने खाली नहीं बैठी, मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि ये लोग 4 पढ़ाते हैं तो मैं 8 क्यों पढ़ाती हूँ। मैं अपनी मर्जी से। और जितने भी गरीब बच्चे होते थे, अगर मुझे कहीं भी कोई बच्चा ये लगता है कि इसमें प्रतिभा है, ये आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं तो ये फिक्र नहीं करती कि मैं थक गई हूँ, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रही। और इसका परिणाम है कि आज मुझे ईश्वर ने वहां पहुंचाया जहां पहुंचने का सभी सपना देखते हैं। उसके बाद मैंने पीएचडी की और मैंने वेदों में पीएचडी की, क्योंकि शुरू से मेरा रुझान अपनी संस्कृति की तरफ रहा। तो मुझे सब्जेक्ट भी उसी संस्कृत, मुझे तीनों भाषाओं में मैंने पीजी किया, लेकिन मुझे संस्कृत ज्यादा पसंद रही शुरू से। तो फिर मैंने संस्कृत में पीएचडी की वेदों में। और जब मेरा इसका ये हुआ ना शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो इसमें सिर्फ मैं ही अकेली ऐसी कैंडिडेट थी जो वेदों में पीएचडी थी। इसी के बाकी लोग मुख्यमंत्री जी ने इसमें चयन किया। वो भी चाहते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी आज बहुत नारी शक्ति को भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और उनका विशेष इस बात पर जो है कि जो बच्चे अब संस्कार भूलते जा रहे हैं, संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। पहले संस्कृत शब्द से सभी एलर्जी करने लगे थे, कहते संस्कृत ये तो बहुत कठिन है, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। लेकिन उनका ये जोर है कि धीरे धीरे इसको समाज में आगे लाया जाए, क्योंकि जब हम लोग संस्कार से भरी हुई चीजें पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी संस्कार पैदा होते हैं। हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हम वैसा ही वातावरण में ढलने लगते हैं। आपने देखा है कि जैसे हमारा बच्चा है, अगर हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बच्चा भी उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करने लगता है। अंग्रेजों के बच्चे अंग्रेजी में जो भी माहौल देखते हैं वो उस टाइप से बोलने लगते हैं। अगर हम भी, ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को ऐसा वातावरण दें कि हमें बड़े पर उसको ये कहना ही ना पड़े कि तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो, क्योंकि बच्चा वही देखकर करता है जो वो अपने माँ बाप को देखता है। तो मेरी सभी अभिभावकों से यही है अनुरोध कि आप लोग भी, बल्कि मैं भी ये करती हूँ कि हम अपने जीवन में उसी तरह का आचरण दिए कि हमारा बच्चा भी कहे कि हमें किसी की तरह भी नहीं बनना, हमें तो अपने मम्मी और पापा की तरह बनना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इससे आपको थोड़ा सा परिचित करा दूं। पहले बेसिक का अलग होती थी नीतियाँ, माध्यमिक की अलग होती थी और हायर की अलग होती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 विभाग मिला के शिक्षा के एक विभाग बना दिया है। इसमें आपका बेसिक से लेके हायर तक की सभी नीतियाँ, चाहे आपके प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, प्राचार्य हो, अटल आवासीय, व्यवसायिक शिक्षा, अल्पसंख्यक, ये सभी उन्होंने एक करके आयोग बहुत बड़ा बना दिया है। और उनका सपना है कि पहले क्या होता था कि जिन लोगों की सिफारिशें पहुंचती थी वही इसमें नियुक्त होते थे, लेकिन अब सरकार बहुत सख्त है। अगर आप प्रतिभावान हैं, आप सचमुच में इतना टैलेंट रखते हैं, तो आप उस योग्यता तक पहुंचेंगे। ये हम लोगों की भरपूर कोशिश है कि जो व्यक्ति और जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में आगे है उसको उसका अधिकार मिले। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि दिन पर दिन बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और उसके भी हम ही लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हम किसी बोर्ड में लग जाते हैं कि बोर्ड में पढ़ रहा, अगर हम शिक्षा पे विशेष ध्यान देने लगे तो हम अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। ये क्यों सोचे कि हमें आईएएस बनना है तो हम आईएएस ही बनेंगे। अगर आप आईएएस बनने की तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारी जगह निकलती हैं, आप कहीं भी, अगर आप बड़ा सपना देखते हैं फिर छोटे में तो कहीं ना कहीं फिर भूल जाते हैं। तो आप अपने एक लक्ष्य बनाइए जीवन में सफल होने के लिए कि आपको कहाँ तक पहुँचना है और आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिए। जैसा कि हमारी सावित्रीबाई फुले जी जो हम सबकी आदर्श हैं, उन्होंने अपने जीवन में शुरू से एक
लक्ष्य बनाया कि उनको पढ़ाई में आगे जाना है, उनको महिलाओं को शिक्षा दिलानी है। तो उन्होंने जीवन में कितने संघर्ष किए। मैंने तो उनका जब चित्रण देखा, पूरी फिल्म आई, पहले तो उनको सिर्फ पढ़ाई था, लेकिन जब उनकी फिल्म को देखा, मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा है उस फिल्म को, तो उन्होंने जीवन में जितने भी उनके संघर्ष आए वो उनसे कमजोर कभी नहीं हुई, बल्कि और दुगनी ताकत से आगे बढ़ी। तो हम लोगों को भी उन्हीं से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे संघर्ष जितने लंबे होते हैं, हमारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाना है, कैसे हमें सबसे कंधा मिला के चलना है, कैसे हमें संस्कारों के बीच में रहते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। ये सब हमें सावित्रीबाई फुले जी से देखने को मिला, उनसे सीखने को मिलता है। और मैं तो जिस भी महापुरुष के सामने जाती हूँ, जब उनका पूरा चरित्र चित्रण देखती हूँ, तो यही सोचती हूँ कि शायद उसका कुछ अंश मैं अपने आप में धारण कर लूँ, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली बनना। मैं नमन करती हूँ उनके कवि ज्योतिबा फुले जी को, जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया जैसे कि हमारे पति ने हमें पढ़ाया। वैसे ज्योतिबा फुले जी से दो चार गुण इनमें ज्यादा ही हो गए। सच में ये मेरे जीवन के आदर्श हैं। अगर मैं किसी को भगवान की जगह रख के देखती हूँ, तो अपने पति को और हर महिला को भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे सुख दुख में हर समय जो बराबर परछाई की तरह हमारा साथ देते हैं, वो हमारे पति होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे परिवारजन होते हैं। तो हमें कभी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ज्योतिबा फुले जी ने हमें समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया, कैसे नारी की शक्ति को आगे बढ़ना है, ये उन्होंने सिखाया। उन्होंने रणनीति के तहत हमें जीना सिखाया। हमने जो भी उनसे सीखा, शिक्षा के साथ साथ हम चतुर भी बने। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बोलने में थोड़ा अटपट आए, लेकिन हमारे समाज को थोड़ा सा होशियार भी बनना पड़ेगा। थोड़ा सा हमारा समाज सीधा है, अच्छा बहुत है, बोला है, क्योंकि हम जब भी किसी बहुत उस पर बैठते हैं जहाँ संगोष्ठियाँ चल रही होती हैं, आप जानते हैं सब बड़े बड़े लोग और सब उच्च जाति के लोग होते हैं वहाँ पर, तो वो लोग यही कहते हैं कि साक्य जाति बहुत भोली है। हमने कहा साक्य जाति भोली नहीं है, साक्य जाति बहुत अच्छी है, क्योंकि हम गर्व करते हैं कि हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं। हम उस वंश से आए हैं जिन्होंने हमेशा शांति और प्रार्थना का संदेश दिया है। तो ये हमारे आचरण में है कि हम झगड़ा पसंद न करके स्वयं में झुक जाना पसंद करते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। हम झुकते इसलिए नहीं कि हम आपसे डर गए, हम झुकते इसलिए क्योंकि हमारे संस्कारों में है। हमारे भगवान बुद्ध ने हमें यही संदेश दिया था कि हमें झगड़ा करके या क्रोध करके किसी को विजय प्राप्त नहीं करनी है, हमें शांति और सद्भावना से विजय प्राप्त करनी है। तो मैं उन्हीं के बताए मार्ग पर चलती हूँ और मैं सभी के सामने खुलकर बोलती हूँ कि मैं भगवान बुद्ध की वंशज हूँ। इससे मुझे कोई शर्म की बात नहीं लगती, बल्कि स्वयं पर बहुत ज्यादा मुझे गर्व महसूस होता है। और जो भी हमारे यहाँ एक्सपर्ट आते हैं, जितने भी एक्सपर्ट आते हैं, एक बार मिलने के बाद जाते हुए दोबारा मुझसे जरूर मिलने आते हैं कि मैडम कहाँ है भगवान बुद्ध की। इस टाइटल से हमें